12 अक्टूबर 2025 एक पाकिस्तान की तारीख का बहुत अहम तरीन दिन। और इस दिन एक और नई साजिश की जा रही है आमरीत की जानिब से, जो बची कुची जमहूरियत है पाकिस्तान में, उसको खत्म करने के लिए। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। ये नया चैप्टर आमरीत का शुरू हो रहा है 26 साल बाद, जब परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत को गिरा दिया। वो क्या सर्कमस्टांसेस थे? परवेज मुशर्रफ थे श्रीलंका के अंदर, उनकी फ्लाइट वापस आ रही थी और उनकी फ्लाइट को लैंड करने से रोका गया, लैंडिंग परमिशन नहीं दी गई। मगर उस वक्त तक जो साजिश थी वो बहुत आगे बढ़ चुकी थी। नवाज शरीफ ने अपना एक मुंतखब जर्नैल, जो उस वक्त आईएसआई की सरबराही कर रहा था, उसको एज आर्मी चीफ अनाउंस किया। लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ के जो अहलकार थे, उन्होंने गेम को उलट दिया। और मेरे अजीज हमवतनों, हमने अपनी स्क्रीन के ऊपर फुल रेगेलिया में, फुल कैमो के अंदर परवेज मुशर्रफ बैठे हुए थे और उन्होंने खिताब किया मुल्क से। उस वक्त मेरी उम्र थी कोई 18 साल के लगभग। और एक नई चीज थी, क्योंकि जो उससे पहले जमहूरियत का और निजाम का हाल था वो एक तरीके से तितर बितर हुआ हुआ था। तो परवेज मुशर्रफ के आने से एक नई उम्मीद की किरण जागी कि शायद चीजें पाकिस्तान के अंदर बेहतर हों। मगर वो बचपन की नादानी थी। 18 साल की उम्र में नफरतें अपने दिल में रखना बहुत आसान होता है। इनफैक्ट किसी भी उम्र में नफरतें अपने दिल में रखना बहुत आसान होता है। किसी को धुतकार देना, किसी के साथ ज्यादती कर देना, ये मायने उस वक्त कुछ और थे और आज कुछ और हैं। परवेज मुशर्रफ की जो साजिश थी उस वक्त के हुक्मरान नवाज शरीफ के खिलाफ, वो एक इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी गैर आईनी इकदाम था। और आज एक बार फिर गैर आईनी इकदामात को अब आईन का हिस्सा बनाने की कोशिश की गई है। चाहे वो 26वीं आईनी तरमीम हो, उसके बाद चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हो, चाहे वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर इजाजत देनी हो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को कि आप ट्रायल्स कर सकते हैं सिविलियंस की, या अब चाहे वो फैसल करीम कुंडी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के जो लक्षण हैं, नाटक हैं और डिले टैक्टिक्स हैं, वो हों। क्योंकि आपकी आईन बहुत वाज़े है कुछ चीज़ों के ऊपर, और उसमें से एक वज़ीर आला का इस्तीफ़ा देना है, जो अली मीन गंदापुर ने दिया। और उसके बाद एक तैनाती है, एक तरीके से नए वज़ीर आला को मुंतखब करने का जो प्रोसेस है, उसके ऊपर। अब पहले तो कह रहे थे कि हमें इस्तीफ़ा मिला नहीं, फिर जब हैंड रिटन इस्तीफ़ा मिला, तो उसके बाद क्या कह रहे हैं आपके खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर? 2:30 पे मुझे सीएम साहब का मेरे ऑफिस को इस्तीफ़ा मौसूल हुआ है, जो हमने रिसीव किया है। उनको हमने ऑफिशियली उसकी जो रिसीट है वो दी है। उसके बाद जो मेरी टीम है, लीगल टीम है, वो उसको देखेगी और जो भी आइन मुझे जिस चीज़ की इजाज़त देगा, मैं आइन के मुताबिक जो है उसकी स्क्रूटनी भी होगी और आइन के मुताबिक जो है वो मैं उसके ऊपर अमल दरामद करूँगा। बाकी जो असम्बली के मामला हैं वो आपको लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन ही बता सकते हैं। कह तो बहुत कुछ रहे हैं, मगर शायद इतना कहना उनकी जरूरत नहीं, क्योंकि चीज वाजे हो गई है। फैसल करीम कुंडी जिस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, वो एक गैर आईनी, गैर कानूनी सिलसिला है। क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी मुझे 2:30 बजे पिछले रोज यानी 11 अक्टूबर को एक हैंड रिटन रेजिग्नेशन मिली खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर आउटगोइंग जो है अली मीन गंदापुर, उनसे, और एक्नॉलेज की उसकी रिसीट गवर्नर हाउस ने। आफ्टर थरो स्क्रूटनी एंड लीगल फॉर्मेलिटीज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेलेवेंट लॉज, सब्जेक्ट रेजिग्नेशन विल बी प्रोसेस्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। अब फैसल करीम कुंडी एक पीपल्स पार्टी का जाला है, मगर वो इस वक्त अहलकारी कर रहा है इस्टेब्लिशमेंट की और जो आमरीत है उसे बढ़ाने की। अब इसके अंदर मसला क्या है? आर्टिकल 130.8 के तहत जब आपकी रेजिग्नेशन, जब आप टेंडर करते हैं,
उस ओहदे पे उस वक्त से काउंट होती है। उसके अंदर कोई लीगल लूप होल्स या स्क्रूटनी की जो बात कर रहे हैं और वक्त की जो बात कर रहे हैं, उसका कोई जवाज नहीं है। तो ये झूठ सामने खुल के आ गया है। अब क्या करना, क्या चाह रही है हुकूमत? जो हुकूमत वक्त है, जो निजाम है, फर्द वाहिद का निजाम जो है, वो क्या करना चाह रहा है? मकसद साफ है। वो नहीं चाहते कि सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला बने। वो नहीं चाहते कि जमहूरियत की आवाज बुलंद हो। और उसके लिए अब हथकंडे जो खड़े किए गए हैं, उसमें से फैसल करीम कुंडी भी है, पीएमएलएन के लीडर्स भी हैं, हम नहीं होने देंगे ये। वो तो खुद ही नाजायज तरीके से इक्तदार के अंदर बैठे हुए हैं, लाठी के चार्ज के ऊपर। अब वो किसकी लाठी है, किसके हाथ में है, वो हम सब जानते हैं। मगर इसके ऊपर एक बहुत सख्त रद्द अमल अब सामने उठ के आ रहा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से और जुनैद अकबर की तरफ से, जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के एक तरह समझ लें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मरकजी एक किरदार है। और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की दीगर और लोगों के साथ। पाकिस्तान तरीके इंसाफ लग रहा है कि फाइनली फाइनली अब एक वॉर फुटिंग पे जा रही है इस निजाम के खिलाफ। वॉर फुटिंग के ऊपर पहले वो निजाम था जिन्होंने मैंडेट चोरी की, जिन्होंने तबाही करके रख दी पूरे सिस्टम की अपने इक्तदार को बरकरार रखने के लिए। लेकिन अब फाइनली थोड़ी मूवमेंट, एक पुश बैक आ रहा है। और वो उसकी आर्टिकुलेशन मेरे ख्याल से जुनैद अकबर ने बड़ी बेहतरीन तरीके से की है। तो जरा सुने। हम भी रियासती जबर बर्दाश्त किया, हमने रेजिस्ट किया, हमने अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ किया और हम असम्बलियों में आए। तो मैं आपको खबरदार करना चाहता हूं कि जिस तरह हमने अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ किया, इस तरह हम इंशाअल्लाह ताला अपनी हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। कोई ये गलतफहमी में न रहे कि आप इस तरह के हथकंडे जिस तरह आप दूसरे सूबों में इस्तेमाल करेंगे और हम वो करेंगे और हम खामोश रहेंगे। किसी सूरत हम आपको इंशाअल्लाह ये करने नहीं देंगे और इसके लिए हम हर हद से जो है हर हद तक जाएंगे। हमारी पार्टी के साथ है और हम क़यादत जब भी जिसको किसी को चेंज करना चाहती है उसकी सवाबदीद है, ये कोई नई बात नहीं है। तो मैं तो सबसे पहले अली अमीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने अपनी क़यादत के कहने पे 1 मिनट ज़ाया नहीं किया और जैसे उसको हुक्म मिला उसने उस पर अमल किया। मैं सुहेल अफरीदी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि पार्टी ने उस पर एतमाद का इजहार किया। इंशाअल्लाह ताला पार्टी उसको फुली सपोर्ट करेगी। हमारी तो ये थे जुनैद अकबर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बात कर रहे थे कि वो दिन गए कि आप इस तरीके से हमें निचोड़ के मरोड़ के ये सब चीजें करते रहें। अच्छा, 3-4 लेवल्स के ऊपर ये जंग चल रही है। एक तो है सियासी जंग, जो ऑन की हुई है एस्टैब्लिशमेंट ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ, और उनके जो अहलकार हैं जिसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, पीपल्स पार्टी, फैसल करीम कुंडी और दीगर जमातें मौजूद हैं। एक जंग चली हुई है उस एरिया में जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाहिद जमहूरी हुकूमत है पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त, वो है खैबर पख्तूनख्वा। वहां पे एक मिलिट्री ऑपरेशन जारी है। कुछ दिनों के अंदर हमने देखी कि पाकिस्तान सिक्योरिटी एहलकारों की बड़े सिक्योरिटी एहलकार जहां भाग हुए, जिसकी जिम्मेदारी लगाई गई तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ऊपर। और उसके बाद हमने देखा कि काबुल के अंदर भी अटैक्स हुए और पूरा एक खित्ता एक तरीके से अपनी जकड़ में आया हुआ है। अब इतलात के मुताबिक जवाबी कार्रवाई के अंदर पाकिस्तान की अफवाज ने अटैक किए हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। और वहां पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अलेज्ड जो मिलिटेंट्स थे या दहशतगर्द थे, उनको मारा गया है। दो जो दहशतगर्द थे वो खैबर पख्तूनख्वा के हसन खेल तहसील है पेशावर के अंदर, उसके अंदर एक ऑपरेशन के अंदर उनको मारा गया। उसके बाद अपना ऑब्वियसली दीगर और जगहों के ऊपर भी रेड्स हुई और ये सिलसिला जो है वो जारी है। मगर जो इस सिलसिले को एक तरीके से मुतनज़्ज़ा बनाता है या कंट्रोवर्शियल करता है, वो ये है कि एक तरफ ये जोर जबरदस्ती कर रहे हैं सियासी जमातों के साथ, दूसरी तरफ ये जोर जबरदस्ती कर रहे हैं लोकल्स के साथ। दहशतगर्दी की बुनियाद बना के कह रहे हैं कि हर कोई दहशतगर्द है। ये तो स्टेटमेंट अब अताउल्लाह तारड़ ने भी जो दिया था कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रही है। तो मौकफ ये बनाया जा रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो अभी भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, इसे एक दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया जाए और खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर यानी टूट पड़े ये लोग। अब ये बज़ाहिर तौर पे नजर आ रहा है हमें कि ये सब कुछ हो रहा है। मगर ये ही इशू नहीं है सिर्फ, अफगानिस्तान के साथ भी इशू है।
हिंदुस्तान के साथ भी इशू है, चीन के साथ इशू खड़े हो गए हैं क्योंकि चाइना नहीं चाहता कि अमेरिका को घुसाया जाए, जो ये लोग चाह रहे हैं कि अमेरिका को भी घुसाया जाए अंदर। तो इश्यूज हर तरफ फैले हुए हैं। और एक और अब इशू आके खड़ा हो गया है, वो है तहरीक लब्बैक या टीएलपी जो है, उसकी जो मार्च है इस्लामाबाद की तरफ, उसका इतलात के मुताबिक कम से कम 11 तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो एहलकार हैं, सपोर्टर्स हैं, उनको मार दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर ऑब्वियसली गोली चलना इतना कोई मसला नहीं है, और तशद्दुद जब इतने अरूज पे पहुंच जाए तो हर चीज यानी हलाल हो जाती है ना। तो उसी तरीके से कई हजार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो एहलकार सपोर्टर्स थे, उन्होंने लाहौर से अपना एक मार्च, लॉन्ग मार्च शुरू किया है। और लाहौर से ये इनकी कोशिश थी कि ये इस्लामाबाद की तरफ रुख करें, मगर तशद्दुद अपने अरूज पे था। यही सब चीजें की गई थी। बाय द वे 26 नवंबर, एक साल होने को आ रहा है उसके ऊपर, जब गोलियां चला दी गई थी जब इस्लामाबाद पहुंचे थे। अब इनके ऊपर, तहरीक लब्बैक वालों के ऊपर, लाहौर में गोलियां चलाई गई, इस्लामाबाद के अंदर, पिंडी के अंदर जो इंटरनेट सर्विसेज हैं उनको बंद कर दिया गया, ट्रैफिक बिल्कुल जैम है, क्योंकि ये निजाम एक कठपुतली निजाम नाजायज है, और नाजायज निजाम कभी भी किसी चीज को भी कबूल नहीं करेगा, किसी भी एहतजाज को कबूल नहीं करेगा। अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो साबिक जो है सिचुएशन उसके अंदर यूज भी हुई है, हमने देखा। इसको तो मैं कवर कर रहा हूँ, यानी साद रिजवी के वालिद के दौर से। तो उस वक्त भी ऑब्वियसली पीएमएल की हुकूमत थी, फैजाबाद के अंदर धरना भी हुआ, उनके ऊपर शेलिंग भी की गई, फिर उनको पैसे दिए गए, जो जर्नैल ने आगे पैसे भी दिए, एनवेलप पकड़ाए कि आप ये पैसे लें और अब आप घर चले जाएं। मगर उसके बाद खादिम हुसैन रिजवी के जाने के बाद ये मूवमेंट जो है साद रिजवी के, कहते हैं आपके, उनके जेएसएस के अंडर ग्रो करती गई है। इसके ऊपर इल्जाम भी हैं कि ये एस्टैब्लिशमेंट की बी टीम बनती है बेसिकली। और मगर ऑब्वियसली हर मूवमेंट के अंदर भी एक प्रेशर तो होता है, और ऐसी मूवमेंट जो बनी हो जी खत्म नबूवत के ऊपर और नमूस रिसालत और इन सब इश्यूज के ऊपर, तो उसके अंदर तो बहुत इंटेंस प्रेशर होगा, स्पेशली इस वक्त पे जब पोटेंशियली आप इजराइल के साथ डील करने जा रहे हैं। अमेरिका के साथ आपने इजराइल को लेकर डील कर ली, गजा के अंदर जो ये नस्ल कशी थी, सो इसको रोकने के लिए प्रेशर्स बहुत हैं, और प्रेशर रिलीफ वॉल्व्स जो हैं वो इतने नहीं हैं, क्योंकि डंडा जोर जबरदस्ती हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, एक आखिरी खबर जो आई है वो आपको शायद कुछ चौंका भी दे और हैरान करके छोड़ भी दे, और वो है एक 30 अरब डॉलर की डिस्क्रेपेंसी, यानी जितना आपने बाहर से माल बुक किया और इनफैक्ट जितना माल आपके पास आया। अब फेडरल गवर्नमेंट ने 321 अरब डॉलर के इंपोर्ट बुकिंग की पिछले 5 साल के अंदर, ये इनके अपने डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं। ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की भी रिपोर्ट आई है। पाकिस्तान सिंगल विंडो बुक इंपोर्ट्स वर्थ 321 बिलियन, मगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ 291 अरब डॉलर क्लियर किए जुलाई 2020 से लेकर जून 2025 तक, यानी इस जून तक 5 साल के अंदर बुकिंग की गई 321 अरब डॉलर की, और इनफैक्ट जो क्लियर हुए पैसे वो 291 अरब डॉलर थे। उसके बाद ये 30 अरब का जो आके फिगर सामने आ गया है, वो एक बहुत बड़ा फिगर है, और एक बहुत अब आईएमएफ तो वैसे ही कह रहा था क्या 11 अरब डॉलर आपके वहां पे मिसिंग थे, कहीं और पे इंपोर्ट्स के अंदर, ट्रेड डेटा के अंदर एक बहुत बड़ा एक गैप नजर आया था उन्हें। ये कोई कुछ ही हफ्ते पुरानी बात है। अब ये दोबारा इस चीज को लेकर अगर आप सामने आए हैं तो क्या हो रहा है, और एक्चुअली बिल्कुल ही एक समझ से बाहर है कि या तो इसके अंदर पोटेंशियल एक्सप्लेनेशन है, और ये भी नहीं पता कि हमें इस डिस्क्रिपेंसी के पीछे क्या चीजें थी, क्योंकि बुक्स को करते हैं जब आपके यार एक को इधर कर दो, फॉर्म 47 वाला हिसाब है ना ये, कि आपने इधर से इधर कर दिया, एक को इधर से हटा के उधर डाल दिया, मगर वो पीछे से पूरा जो लाइन है वो खराब हो गई। अब हमें यही नहीं पता कि कितनी डिस्क्रिपेंसी है, 30 अरब की तो शो हो रही है, और हमेशा एक डिस्क्रिपेंसी होती है अपेरेंटली, और ये डेटा कहता है कि बिटवीन कस्टम्स डेटा एंड सेंट्रल बैंक पेमेंट्स डेटा एक डिस्क्रिपेंसी मौजूद रहती है, क्योंकि
बाय द टाइम इंपोर्ट्स होती हैं, पैसे रिलीज होते हैं, तो उसके अंदर एक चीज चलती है, मगर 30 अरब डॉलर की डिस्क्रिपेंसी होना इज आउट ऑफ द अनयूजुअल। और कस्टम्स रिकॉर्ड जो है वो फुल वैल्यू दिखाते हैं इंपोर्ट्स की, इंक्लूसिव ऑफ फ्रेट, इंश्योरेंस एंड इंसिडेंटल्स, जो इंश्योरेंस के ऊपर लगती है खुदा न खास्ता किसी चीज के ऊपर। एसबीबी के रिकॉर्ड जो है वो फ्री ऑन बोर्ड वैल्यूज दिखाते हैं विद इंश्योरेंस, फ्रेट एक्सेट्रा, उससे हटा के। तो जो सिर्फ जो आइटम की कॉस्ट होती है माइनस फ्रेट और इन सब चीजों को, वो दिखाता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। कस्टम्स रिकॉर्ड दिखाता है कि यार इन इन चीजों के साथ सबके पूरा होके, तो वो एक डिस्क्रिपेंसी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि फ्रेट की कॉस्ट भी आती है, इंश्योरेंस की कॉस्ट भी आती है, कस्टम्स की कॉस्ट भी होती है, कई और चीजें होती हैं। तो एक होता है परफॉर्मा, और उसके बाद होता है कि आगे जाके क्या, यानी एक्स्ट्रा कॉस्ट आर एडेड थ्रू एंड थ्रू। डिफरेंस इसके अंदर होता है तकरीबन 7 से 10% का बिटवीन स्टेट बैंक और कस्टम्स के रिकॉर्ड के अंदर। और शायद यही है एक जो आप देख रहे हैं 30 अरब डॉलर की जो डिस्क्रिपेंसी नजर आ रही है, ये बेसिकली इकोनॉमिस्ट ये बात मुझे बता रहे हैं कि शायद ये डिस्क्रिपेंसी 291 अरब और 321 अरब के दरमियान जो है, ये 7 से 10% की जाके बनती है, और शायद इस चीज को ये एक्सप्लेन भी करती है। तो बहुत अहम इशू, आई ट्राई टू, मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, मैं एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट ऑब्वियसली, और नंबर्स के साथ तो जर्नलिस्ट वैसे भी इतने अच्छे नहीं होते, मगर मेरी कोशिश होगी कि मैं इसके ऊपर थोड़ा और तवज्जो दूं और बात कर सकूं, और किसी माहिर को इसके ऊपर आके मैं आपके सामने पेश कर सकूं। जाने से पहले एक और अहम खबर आ रही है। शेलिंग हो रही है कुर्रम के अंदर, अपर कुर्रम के अंदर और टेरी मंगल के अंदर। अफगान तालिबान की पोजीशंस दूसरी तरफ अफगान साइड ऑफ द बॉर्डर के ऊपर, और पाकिस्तान आर्मी के दरमियान बैक एंड फोर्थ चल रहा है शेलिंग का, और धमाके भी सुनाई दिए जा रहे थे आखिरी खबरों तक। कुर्रम के अंदर, कुर्रम का एरिया बहुत इन्फेस्टेड है, वहां पे ऑब्वियसली पारा चिनार कुर्रम, वहां पे शिया सुन्नी एक एलिमेंट भी चल रहा था बहुत अरसे तक, एक सीज लगी हुई थी, क्योंकि एक रोड जाती है कि कुर्रम और पारा चिनार से पाकिस्तान की तरफ जो आ रही थी, तो वहां पे भी अब ये लग रहा है झड़पें शुरू हो गई हैं पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान। पाकिस्तान कहता है, ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट आया था कि हम नफरतें नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि बदमज़गी पैदा हो। अपने मुल्क में बदमज़गी और नफरतें पैदा करने के बाद आप चाहते हैं कि अफगानिस्तान और अफगान तालिबान की हुकूमत के साथ बदमज़गी पैदा ना हो। तो ये है आज का शो। आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।